ओके गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो आज जो आप काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी सोच रहे 11th वाले कि ये 39 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए जस्ट बिकॉज 12th वाले आज आपका लेक्चर अटेंड करना है। क्यों? ये जो आज का टॉपिक है ये कोई बोर्ड का टॉपिक नहीं है। आज समझ लो आपका एक्चुअल में JEE का ही लेक्चर है जो बोर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, राइट। जो हम आज तक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ सीखे थे उसका ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है। ओके, उसको न्यूमेरिकल बेसिस पे, क्योंकि वो जो सीखे वो आपका बेस था, ऑलरेडी आपको पता था, थोड़ा रिकॉलिंग हो गया, थोड़ा रिवाइज हो गया। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं। यहाँ नीचे स्लेस करके मैंने 1 रखा है इसलिए क्योंकि आज जो भी फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे 12th वाले भी ध्यान दे, वो ऐसे सम्स न्यूमेरिकल्स हो गए जिसके अंदर हमें सरफेस को फ्रिक्शनल लेस एंड यानी जो स्ट्रिंग है उसको मास लेस लेना है। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स को 12th वाले 11th वाले सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होती है, 12th वाले को JEE नीट के अंदर और 11th वाले को स्कूल के एग्जाम में, कि वो आइडेंटिफाई अब कोई भी सम कहीं भी सॉल्व करने लगते। इसलिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जनरली ये टॉपिक पूरा लेक्चर्स यानी कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल जब स्टार्ट कर तब किया जाता है, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मेन रीजन ये है क्योंकि आपको इसके अंदर रहे जो 2 टाइप के सम्स है न्यूमेरिकल्स है वो आपको आइडेंटिफाई हो, यानी कि आपको पता चले जब एग्जाम में पूछे भाई ये 1 टाइप का है, ओके ये 2 टाइप का है। 1 यानी कि जिसके अंदर जो हमारी नीचे का फ्लोर है उस फ्लोर को फ्रिक्शनल लेस लेना, यानी कि उसके ऊपर कोई भी टाइप का फोर्स नहीं लगा रहा है, ऑब्जेक्ट या उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनल नहीं लग रहा है, तो ऐसा एज्यूम करने के बाद हम सारे सम सॉल्व करेंगे। हाँ, ये जो आज का टॉपिक उसके बाद का जो लेक्चर होगा जिसके अंदर आपको फ्रिक्शंस के बारे में सीखना है, 11th वाले को मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर क्या होगा कि सारे जो टॉपिक्स होंगे उसमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका जो फ्लोर नीचे का जो बेस है वो भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो, तो इसमें 2 टाइप के फ्रिक्शंस की बात करेंगे। ओके, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर रखेंगे, आज हम उसके रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, ध्यान रखो। तो पहली चीज तो है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, इट इज द मोस्ट IMP टॉपिक इन JEE नीट एंड गुड सेट ऑल्सो। लेकिन गुड सेट में बहुत कम पूछते हैं, JEE में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नीट के अंदर पूछे, क्योंकि गुड सेट के अंदर 11th का कॉन्सेप्ट नहीं होता, 12th का कॉन्सेप्ट ही ज्यादा होता है, 90% से ज्यादा। सो दैट्स व्हाई एक्चुअली ये जो सम्स होते हैं ओके वो JEE में पूछे जाएंगे आपको। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में क्या पता है? चलो 12th वाले स्टूडेंट्स बता सकता है? 12th वाला कोई स्टूडेंट्स बता सकता है फ्री बॉडी डायग्राम? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर આવે છે। 12th वाला फ्री बॉडी डायग्राम्स ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ બોલો? ચલો ભૂલી ગયા બધા? કોઈ નહીં? બીજું કોઈ 11th માંથી કોઈ કદાચ વાંચ્યું હોય ને ખ્યાલ હોય તો? છે કોઈ? ના સર। એટલે કોઈ કઈ વાંચ્યું જ નતું? चलो कोई बात नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगता है, यानी कि समझ लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि एग्जांपल फॉर, चलो पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशंस। क्या आज का हमारा टॉपिक रहेगा? न्यूमेरिकल्स फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे जो हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ के अंदर सीखे थे कॉन्सेप्ट, उसका हमें यूज करना होगा। जब कोई चीज के बारे फ्री बॉडी डायग्राम मींस व्हाट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब ऑब्जेक्ट कोई सिंगल नहीं है, समझ लो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे कोई एक ऑब्जेक्ट है,
इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, अलग अलग टाइप के फोर्स लग रहे होते हैं। तो सारे फोर्स का कॉम्बिनेशन जो डायग्राम हमें बताता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हमें दिखा रहा है उसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है? जैसे लाइक एग्जांपल 4 कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके साथ कोई, गिव मी 1 मिनट, ओके, कॉल आ रहा है। सर अपलोड થશે ને લેક્ચર? हाँ, लेक्चर अपलोड થશે। हो, हेलो, बोलो। અરે બેટા, તું મારે લેક્ચર ચાલુ છે યાર, તું ગમે ત્યાંથી નેટ આજુબાજુમાંથી કરીને લઈ લે અત્યારે। હા, એક જ મિનિટ હો યાર, 10th વાળા એવા હેરાન કરે છે ને, ફોન ઉપર ફોન આવ્યા રાખે છે। चलो, तो फ्री बॉडी यानी कि क्या कि जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, अलग अलग टाइप के फोर्स, सिंगल फोर्स नहीं। समझ लो कि एक एग्जांपल 4 मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इसका मास ये है तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, इजी है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा भी फोर्स, जब हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो जो हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसके ऊपर जो हमने एफ लगाया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर खाली एफ ही फोर्स लग रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए नुकसान की बात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे हम सोच रहे ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जब फिजिक्स के अंदर काफी सारे ऐसे हिडन फोर्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे होते हैं। लाइक कौन सा फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। काफी सारे ऐसे अलग अलग फोर्स होंगे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे होंगे और वो इफेक्ट करेंगे उस बॉडी के ऊपर। आपको जो डायग्राम बनाना है उसके अंदर, लाइक यानी कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे वो बता देते, तो उसके स्टेप समझ देता हूँ मैं आपको। जब तक न्यूमेरिकल नहीं लूंगा तब तक आपको ऐसा ही लगेगा थियरिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बोर लग सकता है, लेकिन स्टेप टू स्टेप जाना और बाद में उसको लिंक कर देना न्यूमेरिकल्स के साथ। पहला काम क्या करना होता है? तो फर्स्ट तो डायग्राम ड्रॉ करना होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिखना भूल गया, मैं अभी रीड कर रहा हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन फ्री बॉडी डायग्राम की। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो फ्री बॉडी डायग्राम की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, वन टाइप ऑफ द डायग्राम फॉर ईच बॉडी ऑफ द सिस्टम शोइंग ऑल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। खबर है तुम्हें, कसी खबर नहीं पड़ी हुई कि जब कोई बॉडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगते तब हम अलग अलग बॉडी को एज ए सिस्टम के फॉर्म में लेके उसके ऊपर लग रहे सारे फोर्स को एक ही डायग्राम में जब दिखाते हैं, उसको अलग अलग सिस्टम करके उसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फर्स्ट क्या काम करना होता है? तो फर्स्ट आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसमें जो बॉडी आप ले रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ओके, उसको एज अ पॉइंट साइज मानना है। पॉइंट साइज का मीनिंग क्या है? भाई आप बस के ऊपर लग रहे फोर्स बना रहे हो, तो ऐसा आपको बाद में बस नहीं ड्रॉ करनी है, ऐसा ही समझ लो कि ये बस है। अब उसके ऊपर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? तो बस ऐसे समझ लो जा रही है तो ये फोर्स है, उसका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो बस जिसके ऊपर चल रही है उसका नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स है। काफी सारे ये सारे फोर्स हम डिटेल में सीख गए। तो पहला काम क्या करना है? तो पहला डायग्राम बनाना है उस बॉडी का, उस सिस्टम का। दूसरा काम हमें करना है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एज ए सिस्टम के फॉर्म में लेके उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं हम सारे फोर्स। शो द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो शो कर दो, फोर्स शो कर दो सारे। अब ध्यान क्या रखना है? मेन चीज इसके ऊपर फोकस कि भाई मेरे पास एग्जांपल 4 कोई ऑब्जेक्ट है ए। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लगेगा? बोलो चलो। ग्रेविटेशनल। नहीं, मैंने क्या बोला? इसके ऊपर लग रहा फोर्स, वही चीज ध्यान रखना। यही मेन इस फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है कि जो फोर्स हमें शो करना है वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लग रहा है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू लग रहा फोर्स नहीं, इस ऑब्जेक्ट के एक्टेड अपॉन फ्रिक्शन, अपॉन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा फोर्स हमें बताना है। समझ में आ रहा है? फोर्स एक्टेड अपॉन इट,
एक्टेड अपॉन इट, उसके ऊपर का फोर्स, नहीं कि उसके द्वारा लगा हुआ फोर्स। अब आप बात करेंगे ये ऑब्जेक्ट की, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स बोलो? आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सही है, लेकिन वो फोर्स लग रहा है कौन से? इस वॉल के ऊपर। ये दीवार हो सकती है, जमीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वैसे जमीन ही हो सकती है क्योंकि एफ एम जी मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो जमीन है, ओके, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स। अब हमें जब डायग्राम देखना होता है तब हम क्या करेंगे? तो हम वही फोर्स दिखाएंगे जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, ओके, इसके एक्टेड अपॉन इट। ध्यान रखना, जिस बॉडी का हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, पहला काम हमारा होगा उस बॉडी के ऊपर लग रहे सारे फोर्स, उस बॉडी के ऊपर लग रहे सारे फोर्स को ड्रॉ कर दो। दूसरा काम क्या करना है? बाद में सारे फोर्स को हम कंपेयर कर देंगे। सारे फोर्स को क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। ओके, चलो, तो अब हम बात करेंगे सारे फोर्स की, कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी आपको, मुझे पता है जमेगा नहीं, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लेकिन अब मेरा काम है थियरी को एक्सप्लेन करना, इसलिए समझाना पड़ेगा। देखो ये चीज है ना, स्टार वाली चीज है। स्टार यानी कि पता चल रहा है ना, नॉट इन सिलेबस, ओके, ये बोर्ड का टॉपिक नहीं है, एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है। एनसीईआरटी में दिया है लेकिन एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं। जनरली ये पूछते नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम के स्टेप, ऐसा कुछ पूछते नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो थोड़ा न्यूमेरिकल सोल्व करने में इजी रहेगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कहाँ लगेगा बोलो? सरफेस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई ऑब्जेक्ट है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यदि ऑब्जेक्ट स्फीरिकल है, तो यानी सिस्टम स्फीरिकल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसका फोर्स कहाँ लगेगा? मेरा आवाज आ रहा है ना? अच्छे से चेक कर लो। सर આવે છે। तो सेंटर की तरफ समझ लो, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर। तो याद रख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर में लगता है, लेकिन जनरली ऐसा टॉपिक आएगा नहीं आपको। जनरली ज्यादा से ज्यादा ये ब्लॉक वाले डायग्राम आएंगे जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ बता देनी है? mg। समझ लो ब्लॉक ऐसे हाइट पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ दिखाओगे आप? काफी सारे स्टूडेंट ऐसे सोच लेते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सरफेस है आपका और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सरफेस की वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो mg यहाँ आएगा। बोलो क्लियर है? हाँ सर। ध्यान रखना हो सारे कॉन्सेप्ट को, sir. बहुत काम आने वाले ये सारे टॉपिक। ग्रेविटेशनल Okay. फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। चलो दूसरा फोर्स ले लेते हैं, नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्टिव या नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं। अब केस वो कौन सा फोर्स है? ये फोर्स ऐसा है जैसे टेबल के ऊपर जब बुक्स रखते हो तो बुक्स नीचे नहीं गिर जाती टेबल को फाड़ के। क्यों? क्योंकि टेबल जो है वो उस बॉक्स के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, और वो डिपेंड कर रहा है mg मास के ऊपर। देखो जरूरी नहीं है कि, समझ लो मेरे पास एक टेबल है, चाइना की टेबल है, तो आपको पता है चाइना की टेबल की एक कैपेसिटी होती है। मैंने समझ लो एनसीईआरटी रखी ऊपर, बहुत तकलादी टेबल है, बहुत तकलादी, ओके, आप तो बैठ ही नहीं सकते। एनसीईआरटी रखी तो कुछ हुआ नहीं, उसके ऊपर फोर्स लगा। एनसीईआरटी का मास समझ लो 50 ग्राम था, तो नीचे 50 × 10 इतना फोर्स लगा। इतना ही फोर्स उस टेबल, ये टेबल एनसीईआरटी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती है एन। आंसर तो सेम ही होगा कि एनसीईआरटी जो है आपकी बुक से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगा रही है, और उतना ही फोर्स नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स इस टेबल ऊपर लगा रहा है, उतना ही फोर्स टेबल ऊपर लगा रहा है। समझ लो मैंने एनसीईआरटी को निकाल के एसेलेरोरा की चारों पार्ट्स लगा दी। अब इसकी कैपेसिटी नहीं थी तो क्या होगा? उस तोड़ के नीचे आ जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो
तो ऐसा भी हो सकता है कि जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर उससे कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स लगा दे, यानी कि एम जी ग्रेटर देन एन हो जब, तब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। लेकिन अब हम जब तक जितने भी न्यूमेरिकल सीखेंगे फिजिक्स के, यानी कि इस चैप्टर में या अगले वाले चैप्टर में, उस सारे केस में ये होगा, यानी कि एग्जैक्टली या तो इक्वल होता है या ग्रेटर इक्वल, यानी कि ये नहीं ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो इमेजिनरी सिचुएशंस थी वो रॉन्ग हो जाएगी, आपका एजप्शन रॉन्ग होगा। ओके, तो सिचुएशन को ध्यान रखो। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन वो ये जो फोर्स है कौन सा है, ऑन टेबल बाय ब्लॉक्स। अब ये बुक्स ले लेते हैं, टेबल के ऊपर बॉक्स, टेबल के ऊपर बुक्स के थ्रू फोर्स लग रहा है, कितना है, एम जी। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स सिंगल फोर्स नेवर एग्जिट्स। 12th वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शंस ऑलवेज पेयर में होता है, सिंगल फोर्स कभी एग्जिट नहीं करता, यानी कि कभी होता ही नहीं है। जब आप बता रहे हो कि ये फोर्स है, तो उसका ऑपोजिट करने वाला दूसरा कोई फोर्स होना ही चाहिए, जो फोर्स उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बोलो गॉट इट? यस सर। यस सर। तो वो फोर्स जो mg को, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को, वेट का अपोज कर रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स। बोलो सही है? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। ओके, अब प्रॉब्लम ये होगा कि जितना नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स, ये टेबल एक्चुअली देखने बैठे तो ये नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स mg सेम होता है, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये आपका समझने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। ये जो बुक्स है वो टेबल के ऊपर नहीं लगा रही है, बुक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है mg। ये किसके ऊपर लग रहा है फोर्स? ग्राउंड के ऊपर। ये किसके ऊपर लग रहा है फोर्स? बुक्स के ऊपर। तो बुक्स ग्राउंड के ऊपर फोर्स लग रहा है, ग्राउंड बुक्स के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि यानी कि जितना नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स वो ग्राउंड बुक्स के ऊपर या टेबल जो बुक्स के ऊपर लग रहा है, उतना ही बुक्स टेबल के ऊपर लगा रही होती है। लेकिन हम इसको एजम नहीं करेंगे, हम जनरली ये एन और mg ऑपोजिट नेचर वाले बताएंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। यस एक सर। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स यानी कि क्या, समझ लो एक दीवार थी, ओके, रिजिड बॉडी है, दीवार है, उसके साथ मैंने कोई फ्रिक्शनल लेस स्ट्रिंग लगाई। अब मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं पता है? फ्रिक्शन लेस स्ट्रिंग, क्योंकि यदि समझ लो इस स्ट्रिंग के साथ इस ऑब्जेक्ट को मैं ले रहा हूं, और जब ये सम सोल्व कर रहा हूं तब मैं इस ऑब्जेक्ट का मास m लेता हूं, और अभी ये ब्लॉक ले लेता हूं मैं इसका, जिसका मास m है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज यही है इस टॉपिक के अंदर। अब क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब इस mg को, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि क्या, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये रिजिड बॉडी स्ट्रिंग के ऊपर लगा रही है। अब यदि स्ट्रिंग का मास होगा खुद का, तो क्या होगा, ये जो मास हम mg ले रहे हैं वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या करना पड़ेगा, बाद में मुझे उस स्ट्रिंग का जो भी थोड़ा सा मास है वो ऐड करना पड़ेगा। अब उस टाइप के सम यदि हम करने बैठे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, इसलिए जनरली ये हम स्ट्रिंग को मासलेस मानते हैं। फ्रिक्शनलेस नहीं हो, मासलेस, नेग्लेक्टेड। ओके, मासलेस यानी निग्लेक्टेड मास, बहुत छोटा मास। चलो, अब टेंशन फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा। अब वो जो टेंशन फोर्स है वो कहाँ लगेगा, पहले वो ध्यान रखो। ये एक ही स्ट्रिंग है, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में ये पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि जहां फोर्स लग रहा है। विदाउट कांटेक्ट तो फोर्स लगेगा नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जहां एक्चुअल में फोर्स डाइवर्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन, बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बोलो क्लियर है? तो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि समझ लो मेरे पास ये, देखो चलो, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो फोर्स कहाँ लगेगा?
बाहर निकलता हुआ यहाँ। अब यदि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा, बाहर निकलता हुआ। समझ में आ रहा है सभी को, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंशन फोर्स लगेगा, ओके, बाहर हो। तो जब भी कोई पॉइंट है उससे बाहर की डायरेक्शन में आपको टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ले लेनी है। जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बाहर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बाहर, ये मास M1, ये मास M2, तो ये टेंशन फोर्स दोनों का सेम रहेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है इस टॉपिक में कि एक ही स्ट्रिंग जब होती है तब तक, हाँ, इसके ऊपर T1 लगेगा, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, TT हो गए। इतना टेंशन फोर्स उतना लग रहा है, उतना ही फोर्स यहाँ लगेगा। यानी कि दोनों TT जो है, एक इस साइड लग रहा है और एक इस साइड लग रहा है, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों टेंशन सेम होते हैं। बोलो क्लियर है? यस सर। समझ लो कि जब यहाँ ये टेंशन फोर्स और ये दूरी है, स्ट्रिंग है, इसमें कहीं भी टेंशन फोर्स लग रहा है वो तो सेम ही लगेगा। क्लियर ना? काफी बार ऐसे भी एग्जांपल, पुली वाले एग्जांपल दे देते हैं। एक मास M है, एक मास M है, तो ये एक ही स्ट्रिंग है। देखो ये पूरे की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा, 1 मिनट में अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ध्यान दो ना इस टॉपिक में, तो बहुत इजीली आ जाएगा मुझे पता, लेकिन होता नहीं है जितना हम सोचते हैं। ओके चलो, अब इस साइड की स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, बोलो? पॉइंट टू। Upward direction. वेरी गुड। इस फोर्स पे टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। ऊपर है. अब दोनों टेंशन फोर्स कितना होगा, सेम। Same. क्लियर? क्लियर? हाँ। तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम का एक्चुअल में यूज कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, डायग्राम बनाया, सिस्टम बॉडी को एज अ पॉइंट साइज ले लिया। ओके, ये जो बॉडी है उसको पॉइंट साइज ले लिया दोनों को, भले ड्रॉ पूरा किया हुआ है लेकिन पॉइंट साइज लिया। बाद में दूसरा काम क्या किया, सो द फोर्स एक्टेड ऑन अपॉन इट। तो कौन कौन सा फोर्स लगता है, तो ये टेंशन फोर्स लग रहा है, दूसरा अभी भी एक फोर्स लगेगा, बोल सकता है कोई? इसको मैं हटा देता हूँ। अभी भी इस दोनों ब्लॉक्स के ऊपर हमारे लिए सिस्टम क्या क्या है, तो एक ये है और ये दोनों सिस्टम है। ये सिस्टम का भाग नहीं है, स्ट्रिंग और पुली। चलो ये दोनों सिस्टम है A एंड B। तो इसके ऊपर और एक फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर, कौन सा? ग्रेविटेशनल यस फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ mg Force. और यहाँ mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, स्मॉल mg, सॉरी। हाँ। बोलो क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। तो जब इसको हाँ। मैं इस बॉडी को, तीसरा काम क्या होता है, कंपैरिजन। यानी कि हर एक सिस्टम, ये जो जितने भी हमने सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट लिया, 2 ऑब्जेक्ट लिए, एक A एंड B, उसके जो फोर्स है उसको हम कंपेयर करेंगे। अब ऐसा मान लेंगे कि समझ लो ये है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तब ये दोनों का फोर्स को कंपेयर करो, क्या होगा, T इज इक्वल टू M इंटू G होगा। हेलो? हाँ। अब दूसरी बार इसको B के लिए कंपेयर करेंगे तो ये भूल जाएंगे हम। ओके, तो खाली इसको कंपेरिजन करें तो टेंशन फोर्स ऑपोजिट लग रहा था, सॉरी। T इज इक्वल टू स्मॉल mg। बोलो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ। यस सर। पक्का? Yes, पहला sir. काम Yes, sir. क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करो, जो ऑब्जेक्ट आपको खाली इतना ही दिया होगा, बाद में ये सब कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करना होगा आपको। ओके, बाद में जितने जितने फोर्स लग रहे हैं वो ड्रॉ कर दो, बाद में कंपेयर कर दोगे। एक बार इस फ्री बॉडी डायग्राम के स्टेप को समझ लोगे, कंसेप्ट को समझ लोगे, जितने फोर्स एक्ट हो सकते हैं उसके ऊपर वो समझ लोगे, बाद में कंपैरिजन तो बहुत इजी, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, उसको तो बहुत इजीली आ सकता है। मैथ्स वाले तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो सम फोर्स एक्टेड अपॉन द फ्री बॉडी डायग्राम में ले लिया हमने, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स एंड टेंशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या ध्यान रखना था, कहाँ लगेगा फोर्स, ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स कहाँ लगेगा, जनरली ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होता है, डिपेंड्स कर रहा है। याद रखो इसकी डायरेक्शन, अब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे बताओ, चलो, क्योंकि वो तो डिपेंड कर रहा है कि आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है या ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यस यस, वेरी गुड, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, मैंने बताया था ना, समझ लो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अभी तक आप सब बोल रहे थे नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स ऊपर लगेगा, अब यहाँ तो देखो
मैंने एक चीज याद रखने को बोला है, परपेंडिकुलर, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लगेगा। दूसरा mg तो नीचे लगेगा। ये आपका क्या तैयार हो रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको Yes. ऐसा ही खाली दिया होता, आपको खाली ऐसा दिया था, एक ये एंगल दिया था समझ लो 30 डिग्री, आपको बता रहा है कि कितना फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाना है, एक तो इसके ऊपर फोर्स नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स, एक इसके ऊपर mg। यदि समझ लो इस ऑब्जेक्ट को कोई स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो टेंशन फोर्स T। ओके, तो ऐसे जो फोर्स है उसको कंपैरिजन कर दो। चलो अब हम कंपैरिजन करेंगे, तो यदि हम उसको x डायरेक्शन ले लेते हैं पूरी, तो इसके दो पार्ट्स हो गए mg के, देख लो परपेंडिकुलर वेक्टर बना दिए। इसमें यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बोलो, ये तो 90 है। अभी हम 60 डिग्री। हाँ तो 60 डिग्री होगा, या फिर ऐसे हाँ। समझ लो, एक काम करो, अभी हम उसको थीटा ले लेते हैं। जब इसका एंगल थीटा है तो इसको हम mg, क्या एक मिनट हो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ओके गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, बाद में आपको हर बार वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, एक ही बार मैं आपको बता दूं, बाद में नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको वो बता देना है। cos थीटा एंड sin थीटा ऊपर आएगा, sin थीटा नीचे आएगा, cos नीचे। ये जो है ना नीचे वाला, वो ऑलवेज mg cos थीटा ले लो, और ये ऑलवेज mg sin थीटा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये याद रख लो खाली। फ्री बॉडी डायग्राम इसका, ये स्लोप वाले एग्जांपल बहुत आईएमपी होते। कंसेप्ट समझ में आया? सर। Yes, sir. आप बोलेगे सर क्यों ऐसे ले, देखो अभी मैंने यहां से लिया हुआ है, बाकी ये दो एक ही चीज है। अब मैं थोड़ा ड्रॉ अलग से कर रहा हूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली mg cos थीटा क्यों ऐसे लिया, sin थीटा क्यों ऐसे लिया, वो बता दूं। मैंने तो क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को क्या लेना है, पॉइंट साइज लेना है, तो मैंने पॉइंट साइज ले लिया। अब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं मैं, ये mg के दो भाग, ये नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स। जब ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज लोगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये टेंशन फोर्स हो रहा है इसके ऊपर। चलो अब ये थीटा है, समझ लो ये 90 होता है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, हाँ। ये 90 है ना टोटल। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये आपको 90 माइनस थीटा लिया मैंने, ये 90 था, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये ऑटोमेटिक थीटा हुआ, तो थीटा साइड का भाग इसको हम mg cos थीटा बोलेंगे, और इस साइड का mg sin थीटा। बोलो क्लियर? वेक्टर का है 12th वाले स्टूडेंट्स? Yes, sir. पक्का क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 11th में किसी को डाउट? Yes, sir. बायोलॉजी वाला No. खास ध्यान दो, मैथ्स वाले को तो पता चल जाएगा इस बाद में भी। हेलो Clear, हाँ sir. सर, clear. Yes, sir. कोई बात नहीं, भले क्लियर, मैं तो अटेंडेंस ले रहा हूँ इसलिए लेट हुआ। एक मिनट हो, चलो। तो ये यदि पता चल गया ना तो समझ लो कि फ्री बॉडी डायग्राम आपके लिए जिंगा लाला है। क्यों? क्योंकि यही चीज होता है, कोई फिगर दी होगी, इसमें ये सारे फोर्स लगा दोगे, कंपेयर करोगे। देखो इसको कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करोगे, करो कंपेयर। चलो फोर्स को कंपेयर करो, तो क्या करोगे कंपेयर? N equal to mg cos theta and T Yes. equal to mg sin theta. देखो क्या क्या अब क्या होगा पता है आपको, आपने जो mg लिया ना उसके दो वेक्टर मिले, इसलिए ये भाग आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि आपने तो क्या किया, mg के दो वेक्टर ले लिए। अब T इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स, N इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। उसका रेशियो लो तो mg कट, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू टेंशन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो खाली कंपैरिजन से पता चला। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, पक्का? sir.
चलो तो उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एनसीईआरटी का ये 11th पहला स्टैंडर्ड का फर्क रीजन कर लो, रीजन कर लेंगे। कर लो चलो रीजन। फिगर दी है आपको, फिगर में देखो आपको ये फिगर दी है, खाली ध्यान रखना। ओके, अब फिगर के अंदर डेटा जो दिया हुआ है इसमें एक्चुअली क्या है कि भाई एक स्ट्रिंग है, ये सॉरी रिजिड बॉडी है, ये कोई वॉल है ऐसा कुछ, इसके साथ ये स्ट्रिंग लगाई हुई है। एक मिनट हो, ये अब उसके एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, ऐसे समझ लो एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसके साथ 60 न्यूटन यानी कि समथिंग 60 किलोग्राम जैसा कोई 6 किलोग्राम सॉरी 6 किलोग्राम जैसा कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ओके, ऐसा कुछ सिचुएशन है। अब मैं स्ट्रिंग को यहां से पकड़ के यहां खींच रहा हूं तो कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। जैसे मैंने उसको फोर्स लगाया तो उसकी सिचुएशन कुछ इस हिसाब से स्ट्रिंग ऐसे खींचेगी, यहाँ से जहां जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फोर्स का, बाद में बचा वो भाग एज यूजुअल रहेगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा है। हमने जो फोर्स लगाया वो खाली यहाँ से यहाँ फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसका रिजिड पॉइंट है। अब रिजिड पॉइंट चेंज नहीं होगा, ये तो मूवेबल है, इसलिए ये रिजिड, ये जो पॉइंट था ना वो इस नीचे वाला भाग वो मूवेबल था, इसलिए वो एज यूजुअल रहा, मूव हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ इसलिए वो बैंड हो गया और कुछ इस हिसाब से सिचुएशन हुई। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम क्या हाँ करेंगे, सर। उसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं वो लगाते हैं। चलो, फर्स्ट फोर्स टोटल 2 मीटर की वायर था, हमने 2 मीटर का वायर है यानी कि रॉप है, हमने जो फोर्स लगाया वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे लगाया। मिड पॉइंट का मीनिंग समझ में आया ना, ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो नीचे भी उतनी हाइट बची और ऊपर भी इतनी हाइट बची, तो दोनों 1 मीटर की हाइट है। अब जो मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में लगाया 50 न्यूटन। तो अब ये जो फोर्स एफ है, ये टेंशन फोर्स आपको पता है ना, मैंने बताया टेंशन फोर्स बाहर की डायरेक्शन में जा रही है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट का खुद का फोर्स होगा कितना बोलो? mg। हेलो, हाँ हाँ। हाँ ऑब्जेक्ट का हाँ, खुद हाँ. का फोर्स होगा mg। दूसरा कोई फोर्स बता पाएगा इसमें? अब ये ना एंगल ऑलरेडी आपको थीटा दिया हुआ है, कितना एंगल आपको यही फाइंड करना है, व्हाट इज द एंगल रोप मेक विद द वर्टिकल, यानी कि जो रोप है उसने ये वर्टिकल भाग है, वर्टिकल भाग उसके साथ कितना एंगल बनाया है। तो समझ लो कि मैं थीटा एंगल ले लेता हूँ उसका, ये एंगल में थीटा ले लेता हूँ, तो इसके दो भाग हो गए, ये टेंशन फोर्स है, उसके दो कंपोनेंट मैंने बनाए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जिस साइड थीटा होता है इस साइड क्या होता है बोलो? cos theta। यस वेरी गुड, जिस Cos साइड theta. थीटा उस साइड cos थीटा। तो ये जो भाग है हम उसको इस पॉइंट को हम माने, इसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहा है वो हम बताते हैं। एक तो टेंशन फोर्स, ये फोर्स F। अब ये टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट मिले, ये और ये। जब हम दो कंपोनेंट ड्रॉ करें बाद में ये भूल जाना, टेंशन फोर्स बाद में नहीं लेना, ये T cos थीटा और ये T sin थीटा। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट इतना? यस सर। अब उसके ऊपर दूसरा फोर्स लगेगा, बताओ चलो। नीचे वाला नीचे टेंशन, mg। नीचे वाला टेंशन फोर्स, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर की डायरेक्शन में, सॉरी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर की डायरेक्शन में ये T2 फोर्स लगा, टेंशन फोर्स यहाँ से। ये नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स है mg, ये क्या है? नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स है mg। अब चलो, સર T2 ડાયાગ્રામમાં નીચેની સાઈડ બતાવેલો છે। हाँ હું એ જ વિચારતો હતો નીચે જાવ છે, કારણ કે આ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट લઈએ ને આપણે। चलो अब हम कंपेयर करेंगे फोर्स को, ये जो टेंशन फोर्स है इस ऑब्जेक्ट का वो नीचे की डायरेक्शन में, T2 किसकी वजह से होगा? T2 ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहाँ हम लगते mg या T2, ये फोर्स F है। अब ये हटा देता हूं मैं टेंशन फोर्स का वैल्यू और उसके दो कंपोनेंट। अब कंपेयर करो सामने वाले फोर्स, एक तो F इज इक्वल टू T sin थीटा
और एक दूसरा mg equals to इज इक्वल्स टू T cos T theta. cos. टी कॉस थीटा। अब हमें टेंशन फोर्स क्या है वो तो पता है, कितना कितना है बोलो टेंशन फोर्स, इसका T1 था, एक मिनट टी को, हाँ उसको T1 T2 सेम ही है, TT है। अब हमारे पास डेटा क्या है वो देखते हैं, चलो। G है, मास है 6 किलोग्राम, मास कितना है 6 किलोग्राम, फोर्स है F 50 न्यूटन, ये F है मेरे पास 50 न्यूटन। देखो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल, तो एक दो मेथड से आंसर आता है। एक तो आप डायरेक्टली ऐसे कर दो तो टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, F की वैल्यू आपको पता है 50। हेलो, हाँ हाँ एक मिनट, हम्म। इसमें दिक्कत हो रही है 60. थोड़ी कुछ, जिग्गी में हो, एक मिनट। हाँ, एंगल कितना दिया हुआ है, F एम मास है 6 किलोग्राम। ओके चलो डायरेक्टली हो सकता है। F कितना दिया है 50 न्यूटन, मास कितना दिया हुआ है 6 किलोग्राम, किलोग्राम। P की वैल्यू हम 6 10 ले किलोग्राम. लेते हैं, साइन अपॉन 10. कॉस tan थीटा, Tan theta. चलो 0 0 कट, 5/6 tan थीटा 5/6, 5/6 कितना होता है, 4. एक मिनट, हाँ कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 0.83। अब लॉग टेबल में नेचुरल 10 में 0.833 निकालोगे तो थीटा की वैल्यू, अभी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कैलकुलेटर से, बाद में आप अपने हिसाब से करना, समथिंग 39 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, तो हम एवरेजली हम 40 डिग्री लेंगे। ओके, एक तो ये मेथड है आपके पास, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चंस में टेंशन फोर्स फाइंड करने को नहीं पूछा है, खाली क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल। टेक्स्ट बुक में जो एनसीईआरटी में शायद मेथड है उसमें भी शायद वही किया होगा वैसे। अब इसमें एक दूसरी मेथड क्या है, यदि इसमें टेंशन फोर्स फाइंड करने को पूछते तो क्या करते बताओ, यदि उसमें ये सेकंड क्वेश्चन में ऐसा लिखा तो फाइंड द टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, तो क्या करते आप, तो थीटा की थीटा ने वैल्यू वैल्यू मूकी देसो. हाँ F इज इक्वल टू टी साइन थीटा था, थीटा की वैल्यू डाल दो, F था हमारे पास, T मिल जाएगा। बोलो क्लियर है कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अब थोड़ा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करो पहले, समझो। एज शोन इन द फिगर टू स्ट्रिंग AOBO टाइड विद सपोर्ट। ओके, अब देखो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन ना रीड करो तो खाली फिगर देख लो तो भी पता चल जाएगा। फाइन क्या करना है इसमें, फाइन क्या करना है, देखो देखो फाइन क्या करना है हमें, टेंशन Tension. Tension. टेंशन Tension फोर्स, force on the Tension string. force. टेंशन फोर्स फाइंड करना, राइट। चलो Yes. तो आपको पता है ये T3 को कौन कर रहा है टेंशन फोर्स, ये जो टेंशन फोर्स है वो कौन लगा रहा है, mg। Mg. अब हम यदि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, ये थीटा है तो ये भाग T2 cos थीटा और ये भाग क्या हो जाएगा T2 sin 60। बोलो पता चला, ये जो T2 था ना उसके दो कंपोनेंट लिए मैंने, cos एंड sin। हेलो, Yes, sir. हाँ तो बोलते रहे ना ऐसे। चलो हम्म। अब इसके, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो अब ये T1 है, इसके दो पार्ट्स हो गए, T1 को जिस साइड एंगल दिया होता है ना उस साइड cos लेना है, जिसका ऑपोजिट T1 sin थी T1 sin sin 30 Sin लिखेंगे 60. डायरेक्ट, 30 30. 30 है, 60 नहीं है, ये एंगल 30 है। चलो तो हम यदि इसको एज अ पॉइंट साइज ले तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस हिसाब से बना, ये टेंशन फोर्स T2 के दो कंपोनेंट मिले यहाँ आपको, T2 sin 30 60 सॉरी, Cos 60. T2 cos 60, यहाँ हम 60 ले लेते हैं। अब उसका दूसरा टेंशन फोर्स T1 था, उसके दो कंपोनेंट मिले, ये एंगल 30 है तो ये T1 है टेंशन फोर्स, ये T2 था, T1 cos 30 T1 sin 30।
अब हम T1 T2 हटा देंगे, क्यों? क्योंकि उसके दो कंपोनेंट लिख दिए। अब दूसरा एक फोर्स था T3, जो किसकी वजह से लग रहा था? mg के mg की वजह से, right? ग्रेविटेशनल अब हम कंपेयर करेंगे, चलो पहले तो ये कंपेरिजन करें इस बॉडी को। इस बॉडी के ऊपर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन फोर्स T3 और ग्रेविटेशनल फोर्स mg। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? T3 इज इक्वल टू m इंटू जी। m कितना दिया हुआ है? मास 20 किलोग्राम, जी 10, तो 200 न्यूटन टेंशन फोर्स T3 मिला। चलो अब नीचे की डायरेक्शन में T3 आपको कितना मिल गया? 200 न्यूटन। 200 अब हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन में पहले ये दोनों को कंपेयर कर लेते। ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो T2 cos 60 इज इक्वल टू, सामने कौन सा फोर्स लग रहा है उसका ऑपोजिट T1 cos 30। T2 cos 60 की वैल्यू √3, सॉरी cos 60 1/2 1/2, और इसकी √3/2 3/2 एक में T2 और ये T1 था, T1 √3/2, 2 सामने कट, तो T2 इज इक्वल टू क्या मिला? √3 T1। √3/2 चलो अब ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट को कंपेयर करोगे, चलो वर्टिकल को कंपेयर करो। तो वर्टिकल को कंपेयर करने बैठोगे तो ऊपर जो लग रहा है वो फोर्स और नीचे फोर्स लग रहा है दोनों सेम होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसलिए। ऊपर कौन कौन सा लग रहा है? T2 sin 60 प्लस दूसरा T1 sin 30 इज इक्वल टू, नीचे की ऊपर वाली डायरेक्शन में लिख लिया मैंने फोर्स ऊपर के। जैसे इस साइड के फोर्स थे तो इस साइड खाली एक फोर्स था, तो T2 cos 60 इस साइड, और लेफ्ट साइड T2 cos 60, राइट साइड T1 sin 30। दो सामने कोस से कंपेयर किया हॉरिजॉन्टल को। अब वर्टिकल में क्या होगा? ऊपर वाले तो ऊपर वाले दोनों कितने हुए? T2 sin 60 T1 sin 60। नीचे कौन सा है? T3 T2 sin 60 की वैल्यू √3/2, T1 sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू T3 200 न्यूटन मिला। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? यस सर अब यस सर T2 इज इक्वल टू √3/1 था, वो यहाँ डाल दे यदि T2 की जगह, तो √3T1 इंटू √3/2। थोड़ी जगह कम है इसलिए इस नीचे लिख देता हूँ, यहाँ इस साइड ये स्टेप है ना, नीचे लिख रहा हूँ। T2 की जगह क्या डाला मैंने? T2 की जगह √3T1 इंटू क्या था? √3/2 प्लस T1 1/2, √3 3T1/2, T1/2 इज इक्वल टू 200। ये 2 LCM आया तो ऊपर गया तो 400, तो T1 3T1 4T1 इज इक्वल टू 400, T1 इज इक्वल टू 200। बोलो क्लियर है? T1 मिल गया तो बाद में Yes, T2 sir. इज इक्वल टू √3T1 100 3 इंटू 200, सर T1 सॉरी 100 ना आवे। 100 ओके। बाद में ये वैल्यू √3 इंटू 100 1.73 इंटू 100, तो T2 इज इक्वल टू 173। बोलो कोई डाउट सम में? नो सर मजा आ रहा है यस सर सभी? Yes, अभी sir. एक ही बोला यार मजा आ रहा है। सारे स्टूडेंट्स को यदि मजा आ रहा है तो मैं आगे बढ़ू। हाँ यस सर हाँ यस सर चलो यदि ज्यादा मजा आ रहा है तो खुद करो। चलो लो मजा, एक देता हूँ, सोल्व करो। ये वॉल है, डोंट वरी, नहीं आएगा तो मैं करा रहा हूँ। जिसको आ रहा है वो खुद ट्राई करेंगे। पहले देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यदि नहीं कर सकेंगे तो बाद में मैं करा दूंगा आपको। मास इसका 4 किलोग्राम दिया हुआ है, एंगल ये 60 डिग्री है, ये T1 है और ये T2 है। नाउ फाइंड आउट द T1 एंड T2। चलो निकालो, जितने सॉल्व कर सकते हो खुद ट्राई करना प्लीज। जब तक खुद ट्राई करोगे इतना आपको फायदेमंद होगा।
यदि नहीं आएगा तो बाद में मैं समझा रहा हूँ आपको, डोंट वरी। बहुत इजी है। कितने स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है ये राइज योर हैंड, तो बाद में मैं उसको समझाना स्टार्ट कर दो, और जिसको आ रहा है वो खुद ट्राई करना। कितने स्टूडेंट है जिसको नहीं आ रहा है, प्लीज राइज योर हैंड। बाकी एक ही, दूसरा कोई नहीं? क्रिस्टा, यस। चलो चलो, जिसको आ रहा है वो खुद ट्राई करेंगे, नहीं आ रहा है वो यहाँ ध्यान रखेंगे। बहुत इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जाओ। जो मैंने समझाया हुआ है, कि मैंने ये चीज समझाई हुई कि ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं। इसके ऊपर ये T1 फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर ये T2 फोर्स लग रहा है। यदि इस ऑब्जेक्ट को हम एक्स एंड वाई एक्सिस में माने, यदि एक्स एंड वाई एक्सिस में, ना समझ में आए तो ऐसा समझ लो, एक्स एंड वाई एक्सिस बना दो। ये T1 है, ये आपको एंगल कितना दिया था, T60। उसके दो परपेंडिकुलर पार्ट्स हो गए, कौन कौन से बोलो? चलो इसके दो परपेंडिकुलर भाग कौन कौन से हो गए बताओ? एक तो वर्टिकल एंड ऑपोजिट, ये दोनों, एक ये और एक ये, यानी कि एक ये और एक ये। तो ये जो एंगल 60 है, इसका ये भाग होगा T1 cos 60 और ये भाग होगा उसका T1 sin 60। बोलो क्लियर है? अब एक T2 यहां लग रहा था, देखो T2 के दो भाग हो ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब हम सारे फोर्स हैं उसको एक ही साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसके जो दो भाग हुए, एक तो ये और ये। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं? तो देखो एक चीज याद रखो, जब हम भाग करेंगे कोई भी चीज का कंपोनेंट, तो उसको ओरिजिन से लेंगे, कॉन्करेंट फोर्स लेंगे। ये जो फोर्स है उसके ये दो भाग हुए, अब उसमें से कौन सा 60 डिग्री है वो नहीं पता चल रहा है, तो ऐसा ज्वाइंट करो। देखो यहाँ मैंने दो भाग किए इसके, जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ ध्यान दो प्लीज। एक काम करो, चलो पहले मैं एकदम इनिशियली स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसी फिगर आपको दी है खाली, चलो ये आपकी फिगर, ये क्वेश्चन है। पहला काम क्या होगा आपका, दो पार्ट्स हो गए, ये जो एक्स, ये जो है उसके दो भाग हो गए फोर्स के, ये और ये T1 है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें कौन सा साइन और कौन सा कोस नहीं समझ में आया, तो ये Z बन रहा है, देखो ये 60 ही होगा। बोलो अब क्लियर सभी को? तो ये होगा T1 cos 60 और ये होगा T1 sin 60। बस हो गए आपके सम। कंपेयर कर दो चलो, तो एक्स एक्सिस के कंपैरिजन करोगे तो एक साइड T2 है और एक साइड T1। अब बोलोगे सर T1 के दो भाग नहीं होंगे, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो T2 एक्स एक्सिस कंपोनेंट को कंपेयर करोगे, T2 इज इक्वल टू T1 cos 60। cos 60 की वैल्यू याद रख लो, T1 cos 60 की वैल्यू 1/t। इक्वेशन को याद रख लो, तो T1 इज इक्वल टू 2T2। चलो अब एक्स एक्सिस को कंपेयर किया, अब ऊपर नीचे वाई एक्सिस को, ऊपर क्या है T1 sin 60, नीचे क्या है m इंटू जी, m इंटू जी। मास 4 किलोग्राम दिया हुआ है, जी 10 है, T1 sin 60 की वैल्यू √3/2। कंपेयर करोगे तो T1 इज इक्वल टू 4 10 जा 40 40 80 80/√3। कितना आ रहा है? 80/√3 80/√3 इतना रखो तो भी चले, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी √3 नहीं रखते, इसलिए उसको सॉल्व करने की जरूरत है हमारे लिए। तो इसका जो आंसर आ रहा है 14.26 न्यूटन आ रहा है T1 की वैल्यू। अब T2, तो T2 कितना था? T2 40/√3 T1 इज इक्वल टू, देखो T2 इज इक्वल टू क्या था, T1 इंटू 1/2, तो T1/2 था। तो मैं T2 की वैल्यू को, सॉरी T1 की वैल्यू को हाफ कर दूंगा, 40.26 45 पॉइंट, इसको हाफ कर दूंगा, उसका आंसर आए 22.63। बोलो क्लियर अब? यस सर पक्का सारे स्टूडेंट्स को? यस सर राइज योर हैंड Yes, सभी sir. स्टूडेंट्स को यदि पता चला है तो हाथ खड़ा कर दो। ओके गुड। तो आएंगे ये टाइप के सम सारे स्टूडेंट्स को,
कंपलसरी? Yes, sir. यस सर अटेंडेंस ले लेता हूँ। लेक्चर चालू है, टेंशन मत लो, आज वैसे आधा घंटा और चलेगा लेक्चर भी। 12th वाला को कौन सा टाइम दिया था मैंने? 6 o'clock दिया था ना? 5:30. 5:30. 5:30. 5:30. ઓ એવું છે। એક મિનિટ હો, ચલો તો પ્રોબ્લેમ થશે થોડો। એક કામ કરો, કયો ટોપિક नेक्स्ट છે? ओके, एक काम करो, ये जो टॉपिक है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। ओके, वैसे 2-3 दूसरे टॉपिक है इसके साथ, क्योंकि 5:30 है तो मुझे अभी आपके पीपीटी बनानी होगी, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने होंगे तो टाइम लगेगा। चलो आज के लेक्चर में जो चला उसमें यदि कोई डाउट हो तो बोलो। चलो, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, डायग्राम को कैसे शो करते, स्टेप टू स्टेप कैसे जाना होता है, कंपेरिजन करो, फोर्स का फोर्स कौन कौन से टाइप के लग रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कुछ समझ लो। ओके, अब हमने जो सम सीखा था, कोई भी सम, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे वो देख लो, समझ लो कि कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते, कोई भी फोर्सेस होते वो। ये सम में कोई डाउट है किसी को? No, sir. ये सम में नो सर। चलो एक एक्स्ट्रा दे देता हूँ, वैसे तो करना स्टार्ट करना, होमवर्क में कर देना। ओके, देखते कितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एक मिनट हो, चलो ड्रॉ करना फिगर। सेम सम है जो अभी ऊपर करवाया था, वो खाली वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ये एफ लगा रहा हूं मैं 200√3। ये एंगल आपको दिया हुआ है, एक मिनट हो, 5.57। ओके, वो फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। यहाँ वेट आपको 20 kg दिया हुआ है। ये दोनों 1 मीटर की स्ट्रिंग है। चलो कर लोगे? हाँ सर। पक्का ना? हाँ पक्का श्योर। चलो, और एक लामीज थ्योरम एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा टॉपिक है वैसे, लामीज थ्योरम, ध्यान देना। लामीज थ्योरम वे कहाँ है, काम आ सकता है तो बहुत कम काम आता है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली यदि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना, लेकिन मुझे नहीं जम रहा है ये, लेकिन टॉपिक में इसलिए आपको खाली बता देता हूँ, आपको ऐसा ना लगे सर ने बताया नहीं। ओके, मुझे तो ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम से सम सॉल्व करने ज्यादा जमते हैं। कि जब कोई फोर्स है, समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, और वो ऑब्जेक्ट यदि स्टेडी है, तब उस फोर्स को यदि हम F1, F2 और F3 की बात करें, ऑब्जेक्ट यदि स्टेडी है, ऑब्जेक्ट यदि क्या है, स्टेडी, यानी कि इक्विलिब्रियम फोर्स है, कॉनकरेंट भी है और इक्विलिब्रियम भी है, तो अब इस केस में क्या होगा, समझ लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। तो उसको हम इक्विलिब्रियम फोर्स को थोड़ा कुछ खींच के ऐसे समझा सकते, पैरेलली शिफ्टिंग करके, ऐसा कुछ बनेगा, बन सकता है ना? पैरेलली शिफ्ट किया है, कुछ नहीं किया, देख लो। जो एंगल थे ये समझ लो अल्फा है, ये एंगल कितना है, अल्फा, ये अल्फा है। ओके, तो याद रखो ये F1 था, तो इसके ऑपोजिट का समझ लो कि एंगल पाई माइनस अल्फा होगा। F2 का ऑपोजिट एंगल पाई माइनस बीटा। कैसा है, उसमें झंझट में नहीं पड़ना है, खाली उसका जो फॉर्मूला वो याद रख लो। रेयर ऑफ रेयर केस में कहीं कुछ आ जाए लामीज थ्योरम, तो उसका स्टेटमेंट याद रहे तो एटलीस्ट आपके 1 मार्क्स मिल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला बनता है F1 अपॉन साइन अल्फा, ऐसे कोस अल्फा कोस होता है, लेकिन कोस नहीं, सॉरी साइन ही होगा। F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन
साइन बीटा F3 अपॉन साइन गेमा। ओके, जब फोर्स कुछ इस हिसाब से लग रहा है, कॉन्करेंट फोर्स होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है, तब ये तीन फोर्स का एंगल के साथ का रिलेशन का एक फॉर्मूला है जिसको हम लामीज थ्योरम बोलते हैं। ओके, डेरिवेशन किसी को सीखना हो तो मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। 11th की गुजरात बोर्ड की जो पुरानी बुक्स थी ना, उसमें था ये क्वेश्चन। बोलो क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेना, खाली याद रखना लामीज थ्योरम। चलो तो लेक्चर अब यहाँ खत्म कर सकता हूं मैं, यदि डाउट ना हो किसी को तो। हेलो, Yes, sir. ओके।